मार्च 2024 में न्यूज 18 के ओपिनियन पोल ने बीजेपी लेड एनडीए को 411 सीट्स दी थी। उसी समय इंडिया टीवी के सीएनएक्स ओपिनियन पोल ने इन्हें 399 सीटें दी थी। अभी भी कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 400 पार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी इसी 400 पार के नारे से करी थी। लेकिन क्या है इस 400 पार का मतलब? ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार हेगड़े, अरुण गोयल और लल्लू सिंह जैसे कई बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान सुनने को मिले जिससे यह अंदेशा होने लगा कि बीजेपी पूरे संविधान को ही बदलना चाहती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए, इसकी चिंता मुझे काफी टाइम से सता रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक इंसान के बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, मेरे 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, 4-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आखिर में मैं हूं तो एक यूट्यूबर ही ना। अगर ज्यादा पॉलिटिक्स पे बोलूंगा, ऐसी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी। लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशनल वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मजा आता है और क्या इन चीजों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड। देश के इतिहास में पहली बार एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज पर यह सब कैप्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहां पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। ये एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुछ और नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ साथ। मीडिया का खरीदा जाना, चुनी गई सरकारों को गिराया जाना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन इसे एक घटना के बाद मुझे सही में लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। मैंने ये नहीं सोचा कि इस एक वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मुझे बस ये लगा कि मेरे दिल में जो बात है वो सच्चे दिल से लोगों तक पहुंचानी है। ये सिर्फ इत्तेफाक की बात थी कि इस वीडियो के आने के बाद 2 और ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट किया जाना और दूसरा, कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाना। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन दोनों घटनाओं में गलत ही क्या हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया थी सिर्फ उसे ही तो फॉलो किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये जो एलिजिड लीकर स्कैम का केस था, किसके एलिगेशन के बल पर केजरीवाल को जेल में डाला गया था? एक ऐसा बंदा जिसकी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा डोनेट किया था बीजेपी को। और कांग्रेस को सालों पुरानी छोटी सी बात की ऐसी सजा दी जा रही थी जिससे कि उनकी सारी चुनावी कैंपेन ही क्रिपल हो जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लोगों को जागरूक करने की, लेकिन ये कोशिश एक पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल थी। एक ऐसे दौर में जहां सभी टीवी चैनल्स गोदी मीडिया बन चुके हैं, हिंदी के ज्यादातर अखबार बिक चुके हैं, व्हाट्सएप माफिया तो लोगों के फोन में घुस चुका है। एक यूट्यूब चैनल क्या ही कर लेगा इन सब चीजों के खिलाफ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ फर्क पड़े ना पड़े, अब बोलना जरूरी। मैंने भगत सिंह के बारे में सोचा जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। क्या ये ख्याल उनके दिमाग में आया होगा कि मेरे फांसी पर चढ़ने का नतीजा क्या होगा? क्या वो इस चीज को सोच रहे होंगे कि जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो इसके बाद हमारे देश को आजादी मिल जाएगी? क्या सही में हमें आजादी मिलेगी? क्या मेरी कुर्बानी देने से क्या सही में अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाएंगे? ये सब नहीं सोचा था उन्होंने अपनी कुर्बानी दी साल 1931 में। आज़ादी मिली हमें 1947 में, यानी आज़ादी में अभी भी 16 साल और लगने थे। वो इस बात को जानते थे कि अपनी जान की कुर्बानी देकर भी कोई गारंटी नहीं है कि आज़ादी मिलेगी ही। और गारंटी तो छोड़ो, उस वक्त कोई उम्मीद भी नहीं थी आज़ादी मिलने की। लेकिन फिर भी जो सही चीज़ थी उन्होंने वो करी। उनका फोकस बस सही कर्म करने पर था, अपना धर्म निभाने पर था। उन्होंने भी कभी फल की नहीं सोची। देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए आवाज उठाना, यह सही चीज है। एक ऐसे देश के लिए आवाज उठाना जिसके लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या सोचेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश की आज ये हालत देखकर? इसलिए मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? और मैं क्या कहूँगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीज़ों की नहीं पड़ी थी। मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूं कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी।
मैं आखिरी दम तक लड़ा था। शायद मेरी कोशिश नाकाम रही, लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए। और पता है क्या, मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ इसी कोशिश में देश के करोड़ों लोग और खड़े थे। पिछले 1-2 महीने में रिलीज किए गए ये वीडियोस इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सबूत बनकर रहेंगे। 21 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूनिक व्यूअर्स पिछले 90 दिन में सिर्फ यूट्यूब पर ही। इसके मायने समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 7% एलिजिबल वोटर्स को हमने सिर्फ इस एक यूट्यूब चैनल के जरिए ही रीच आउट कर लिया। आप में से कई लोग सोचोगे हमारे इस मिशन 100 करोड़ का क्या रिजल्ट रहा। अब एक्चुअली में नाप तोल कर ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों तक हम रीच आउट करें। ये जो स्टैटिस्टिक है ये सिर्फ YouTube की है। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप लोगों ने इतनी बार इन वीडियोस को शेयर किया। मेरा अंदाजा है कि कम से कम हम करीबन 20 से 25% वोटर्स तक तो जरूर पहुंचे होंगे। और इस सब का क्रेडिट जाता है आप लोगों को। और इससे पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूँगा। 80% से ज़्यादा व्यूअर्स इंडिया से हैं। ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो इन वीडियोज़ को देख रहे थे वो इंडियंस थे, या तो इंडिया में रहने वाले या इंडिया के बाहर रहने वाले।